चलो बच्चों, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद उसका बहुत सारे डिराइवेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है पहले जानें। आप देखते हो ये बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी डिस्कस थ्रो देखे होंगे, कोई बॉल या किसी बॉल को थ्रो करते हुए देखे होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बॉल उठाते हैं, ऐसे इसको फेंक दिए, बॉल यहाँ गिरा। कोई फुटबॉल प्लेयर है, इस बॉल को क्या करता है, फुटबॉल प्लेयर वो किक मारता है बॉल को और बॉल ऐसे जाके गिरता है दूर तक। तब जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है, जब किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और वे स्पेस में जाने के लिए फ्री हो जाता है, जहाँ पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता हो, कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करता हो। जब कोई बॉडी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में के इन्फ्लुएंस में किसी स्पेस में मूव करने लगता हो, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल और उसको मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत बात क्लियर बात है, स्पष्ट है। जब हम किसी बॉडी को थ्रो करें और वो क्या हो, ये ऐसे आके यहाँ पर गिरे, तो उसमें सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करे। और इस तरह से वो फ्लाइट में रहता है और किसी पॉइंट पर जाके वो फॉल करता है, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का एकदम डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आगे की बात देखते हैं, कई इसके एग्जाम्पल हैं। अब क्या है, जब कहाँ से फेंक रहे हो वो पॉइंट निर्भर नहीं करता, वो माने नहीं रखता। अब किसी एरोप्लेन से बम को थ्रो कर दो, वो भी प्रोजेक्टाइल है। ज़मीन के मैंने धरती की सतह से किसी क्रिकेट बॉल को आप थ्रो करते हो तो वो भी प्रोजेक्टाइल है। और कोई फुटबॉल प्लेयर किसी बॉल को किक मारता है और बॉल क्या करता है, हवा में जाकर कहीं पर गिरता है, तो उस पर सिर्फ कौन सा फोर्स काम करता है, तो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं करता हो। तो हम इंक्लाइन प्लेन से जो प्रोजेक्टाइल बनता है उसको पढ़ेंगे। बाकी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल किसी हाइट से जब हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उसको भी समझ लेंगे, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, मोशन इन प्लेन में प्लेन का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल की तरह है। तो चलिए अब क्या है ना, इसमें कौन सा बात, एजम्पशन क्या है। प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रोजेक्टाइल क्या है, व्हेन an object when object is thrown या thrown in a space, हवा में उसको फेंक देते हैं, and और क्या होता है, and it's move under it moves under only force of gravity is called, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब क्या है, प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होता है, इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इसके पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी इसको पाथ जो फॉलो रहेगा उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। उसको फ्लाइट में जितने समय तक हवा में रहता है और किसी पॉइंट पर गिरने से पहले तक जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, उसको जितने मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा उसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो बहुत सारे टर्म आएंगे, तो उस टर्म को एक एक करके पढ़ते हैं। तो कुछ एजम्पशन है। अब एग्जाम्पल में बहुत सारा, ए बॉल इज किक्ड करते हैं, देन इट्स मूव। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। अब क्या है ना, डिस्कस थ्रो, भाला फेंकते हैं तो ऐसे जाके गिरता है, क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं बहुत दूर जाके गिरता है। तो ये सब है आपका प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल। अब चलिए, अब इसका ये डेफिनेशन तो हो गया, आप नोट कर लीजिए।
अब ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं जानेंगे, मैथमेटिकली रूप में इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट तो आप अपने खुद लिख सकते हो यदि बात समझते हो। अब क्या है एजम्पशन, क्या क्या लेते हैं एजम्पशन, इसको लेके एजम्पशन क्या है। एक है एयर रेजिस्टेंस, इसमें जीरो होता है, माने कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। ये एयर रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह का बाउंड फोर्स हो गया, आप थ्रस्ट हो गया। जैसे पानी में कोई चीज़ को रखते हैं तो पानी उसको ऊपर की तरफ ठेलता है, जिसके चलते कोई बॉडी पानी पर तैरता है। तो हवा में भी बहुत सारा चीज़ तैरता है, जैसे रुआ, जैसे चिड़िया का पंख क्या होता है, धीरे 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 गिरता है। कोई भारी चीज़ क्या है बहुत जल्दी से गिर जाता है, क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। अब क्या है ना, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ लगता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके चलते हॉरिजॉन्टल ये एक्स क्या है, ये जीरो है। और एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे, अब दूसरी और क्या एजम्पशन है उसको देखते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा तो ए वाई क्या होगा, वो माइनस जी लिखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ काम करेगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए एक्ट करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये काम करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा। और क्या है, और तो कुछ तीन ही चीज़ है। एयर रेजिस्टेंस को जीरो होता है, जिसके चलते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। आप जानते हो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये तीन एजम्पशन मान के चलोगे। अब मैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन से करते हैं, इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्टाइल के लिए फिगर बनाता हूँ। अब क्या है ना, अब यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, जाके ऐसे गिरा, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन चीज़ जानने की चीज़ है। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी हुआ वी नॉट हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पर एंगल यदि हम थीटा मान लेते हैं, इसको एंगल को थीटा ले लिया, तो इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, वी नॉट कॉस थीटा। आप जानते हो, थोड़ा फिगर को बढ़िया से बना देता हूँ। चलिए फिगर को अच्छा से बना देता हूँ ताकि तो आपको बढ़िया से समझ में आए। अब क्या है ना, ये कौन सा एक्सिस है, तो इधर एक्स एक्सिस आप जनरली बनाते हो, होता ही है ऐसा। अब किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, ऐसे ही जाके गिरा, और समझ में आई, थ्रो किया ऐसे जाके गिरा। अब क्या है ना, ये जो रास्ता है ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और फेंकने की जो स्पीड होती है उसको मान लो, जो फेंकने के समय हमने इसको क्या स्पीड वेलोसिटी दिया, वी नॉट दिया। यहाँ पर कितना एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा। आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ये किसी वेक्टर को, ये थीटा होता है, वेक्टर ए है, तो क्या कहते हैं, ए कॉस थीटा, और ऊपर में क्या कहते हो, ए साइन थीटा। वाई एक्सिस के तरफ है, जिधर एंगल बनता है उधर एक्स कंपोनेंट होता है। तो जिधर एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो वी नॉट है, तो इधर का एक कंपोनेंट क्या होगा, शुरू वाला को वी जीरो एक्स, इसको कहेंगे वी नॉट कॉस थीटा। इधर वाला को क्या कहेंगे, वी नॉट वाई। वी नॉट वाई माने जीरो का मतलब इनिशियल टाइम, जीरो टाइम पर। वी नॉट वाई का वैल्यू क्या हो गया, वी नॉट साइन थीटा। ये ऊपर की तरफ काम करेगा। तो दो कंपोनेंट हो गया। तो अब चलेंगे टाइम टी के समय। टाइम टी जब जीरो रहता है तो क्या क्या हमारा स्थिति होती है। तो एट टाइम टी जीरो, एट टाइम टी जीरो मैंने स्टार्टिंग समय पर, तो वी नॉट एक्स, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, आपके पास दिया हुआ, पहले लिखा हुआ है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको वी जीरो एक्स लिखे हो, जब जीरो टाइम है तो क्या लिखेंगे,
भी नॉट कॉस थीटा, और भी जीरो वाई को क्या लिखे हैं, भी जीरो वाई को भी नॉट साइन थीटा, भी नॉट साइन थीटा, ये हो गया। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया है, एक्स जीरो होगा वाई जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो, वाई एक्सिस के लॉन्ग जीरो। तो ये बात हमारे पास जब टाइम टी जीरो था तो हमने इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब क्या है ना, टी समय के बाद ये स्थिति तो रहेगी नहीं, स्थिति बदलेगी, तो टी समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन पोजीशन क्या होगा, ये दो चीज़ होगा, पोजीशन और वेलोसिटी, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। एट टी टाइम जीरो होगा तो हमारे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब लिख लीजिए इसको, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, आफ्टर एट टाइम टी, आप लिखते हैं आफ्टर टाइम टी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी v बराबर, अब फार्मूला आपको मालूम होगा, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, आप पढ़े होंगे। तो हमारा ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हो, इसी का यूज यहाँ पर करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का इक्वेशन अलग होगा, वाई एक्सिस की तरफ जो इक्वेशन होगा उसको अलग अलग लिखेंगे। अब मान लो जो वी एक्स लिखते हैं, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा v जीरो एक्स, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियल में आप क्या माने हैं v जीरो एक्स। अब क्या लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे और टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जंक्शन क्या है, ये एक्स जीरो है, माने कोई एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, वी एक्स बराबर मिलेगा वी नॉट एक्स, यानी यहाँ पर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी हमारा यही कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। अब यदि हम वाई एक्सिस की तरफ जाए तो वी वाई में क्या होगा, वी जीरो वाई और प्लस ए वाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा टी टाइम के बाद एलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको निकालिए। तो वी जीरो वाई को क्या कहेंगे, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा, और ए वाई को क्या कहेंगे, माइनस जी, जे छोड़ देता हूँ, तो माइनस जी ए टी। आपको ये बात आ गई। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यदि एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मानते हैं तो उसको स्मॉल एक्स लिख देता हूँ। यदि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को एक्स मानता हूँ तो एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हटाता हूँ, आपने पढ़ा होगा पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, एक्स बराबर आप पढ़े होंगे यू टी ना 9 क्लास में, हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्या है ना, यहाँ पर ए एक्स तो जीरो है, आपका एजम्पशन में दिया हुआ है, तो हमारा इसका इम्प्रूव इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या होगा, इस जीरो टर्म को हटा देंगे, एक्स बराबर वी नॉट एक्स इंटू टी। इससे हमारा ये इक्वेशन तो आया, इससे टाइम का भी एक फार्मूला निकल जाएगा। तो टी बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर वी जीरो एक्स, ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर हम वी जीरो एक्स का भी वैल्यू बैठा सकता हूँ। तो वी जीरो भक्स का वैल्यू क्या करूँगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा एक्स, देखिए टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म हमारा, ये वाला टर्म देखो यहाँ नीचे में चला जाएगा। तो टी बराबर हमारा क्या होगा, एक्स बटा वी नॉट कॉस थीटा, ये हमारा टी का फार्मूला आ गया। इसको बाद में हमारा यूज कर जरूरत पड़ेगा, हम इसका यूज करेंगे। तो टी के लिए हमारे पास ये इन फार्मूला आ गया। अब इधर को मिलाते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया ना, टी के पास जीरो था तो क्या सारा रिलेशन आया। अब टी के समय क्या होता है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस बाकी है, उसको यहाँ पर निकाल देता हूँ।
अब क्या होगा ना, यहाँ पर y बराबर क्या होगा, तो u v नॉट वाई, क्या कि इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट माना हूँ, v नॉट वाई यू टी भी नीट, यहाँ पर 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये क्या होगा यहाँ पर देखिएगा v नॉट वाई को लिखेंगे v नॉट साइन थीटा, यहाँ इंटू टी, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, ए वाई का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कर दे 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे लिए काम की चीज़ है, ये इक्वेशन हमारा 1 रखते हैं तो इसको हम 2 रखते हैं, ये भी हमारे आगे काम आएगा, इसलिए बढ़िया से इसको सजा के रख लेते हैं। अब आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, मैंने प्रोजेक्टाइल का जो रास्ते होगी, तो द लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्ट्री। जो रास्ते को प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है, जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल गया है एक जगह से दूसरे जगह, उसको कहते हैं ट्रैजेक्ट्री। तो ट्रैजेक्ट्री का लिए क्या आपको आएगा, उसको हम इक्वेशन निकाल लेंगे। यदि हम अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री, पाथ फॉलो बाय ए प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रैजेक्ट्री का इक्वेशन पूछता है, और उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जो ट्रैजेक्ट्री क्या है, पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी रास्ते इक्वेशन निकालते हैं किसी भी लाइन का, तो उसमें एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट है, यदि 2 डायमेंशनल है, तो किसी भी रास्ते की इक्वेशन जो होगा उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो द इक्वेशन ऑफ द पाथ हो जाएगा। तो इसमें हमारा y के टर्म में हमारा ये है y इक्वल टू v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं कहेंगे, खाली हमारा y इन्वॉल्व है। यदि इसमें x आ जाए तो इक्वेशन ऑफ पाथ इसको कहने लगेंगे। तो हमारा x कैसे इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ t को हटाकर यहाँ पर x बाई v नॉट कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, t इक्वल टू है टी इक्वल टू है x/v नॉट कॉस थीटा। यदि हम इसमें इसको डाल दें, बैठा दें, तो हमारा ट्रैजेक्ट्री निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा। तो y निकाल देते हैं यहाँ पर v नॉट साइन थीटा, t के जगह पर क्या लिखूँगा, x/v नॉट कॉस थीटा, यहाँ हो गया। अब बीच में क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस देता हूँ, 1/2 लिखता हूँ, g लिखता हूँ, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर बटा इतना का स्क्वायर, तो इसे डायरेक्टली देता हूँ एक्स स्क्वायर, ये भी नॉट का स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो इस फिगर को फिर बाद में बना देंगे, तब तक लिख देते, मिटा देता हूँ, फिर एक बार बनाएंगे इसको बढ़िया से और समझने की कोशिश करेंगे। तो y बराबर क्या हो गया, v नॉट साइन थीटा हो गया। यहाँ पर सॉरी, ये v नॉट को काट दीजिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा लिखेंगे, और यहाँ x बच गया तो x लिख दिया, यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और यहाँ x हो गया। बीच में क्या साइन होगा, माइनस का 1/2। अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर को अलग रखेंगे, जी बाई देखो v नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों पर स्क्वायर है, जी पर स्क्वायर नहीं है, तो ठीक है, इस पर स्क्वायर दिया, इसको स्क्वायर दिया, ब्रैकेट में भर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो जो y और x का इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन ऑफ द पाथ हो गया, इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो यहाँ पर क्या है ना, एक इक्वेशन आपको मिलता है y बराबर ax bx स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैराबोला हुआ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा भी इसी तरह का सिमेट्रिकल इक्वेशन है, यहाँ x आया है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ वैल्यू है, यहाँ x आया है, एक्स स्क्वायर आया है, जैसा कि इसमें आया है। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोलिक, द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री, यानी उसके पाथ जो होता है ट्रेजेक्ट्री का, पैराबोला का ट्रेजेक्ट्री,
वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो कभी कभी बहुत सारे एग्जामों में पूछा है जो सो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए पैराबोला इज पैराबोलिक। तो ये आप इसको दिखा सकते हो, ये पैराबोला के टर्म में है, पैराबोला के फॉर्म में है। तो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल एज इट एंड इट्स ट्रेजेक्ट्री, ऐसे द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक। तो डायरेक्ट लिखो, उतना बड़ा नहीं लिखते हैं। द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मैंने पाथे फॉलो होता है ना, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पैराबोला प्रूफ करने के लिए पूछ देता है, जब प्रूफ सो दैट दिखाइए ये पैराबोलिक होता है। तो आप ऐसा बना दोगे, लिखोगे द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पैराबोला क्या होता है, इज ए पैराबोलिक, इज ए पैराबोलिक हो गया। तो इस तरह से आगे का पार्ट हम समझते हैं। तो ये हमारा, अब उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है। चलो 1 बाई 1 करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको मिटा देता हूँ। जल्दी से मिटा देता हूँ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। मैक्सिमम हाइट सबसे पहले आता है, मैक्सिमम हाइट। तो जब कोई इसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो क्या स्थिति आती है, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। कैसे, अब वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाती है, देखिए मोमेंट फेंके तो मोमेंटरली माने कुछ मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आएगा, फिर नीचे आएगा। तो हम कहते हैं जब फाइनल पोजीशन पर जब कोई सी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पर अटेंड करती है तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो जाता है, उसके बाद डाउनफॉल करने लगती है। तो चलो अब इतना हमारे पास आ गया पॉइंट। जब मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये पैराबोला बना दिया एंगुलर प्रोजेक्शन का, ये मैक्सिमम हाइट पर गया ये, तो यहाँ पर दोनों इसका स्पीड होगा। तो वी वाई हमारा क्या होगा, वी वाई यहाँ पर 0 होगा। तो वी वाई 0 होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए क्या फार्मूला होगा, टाइम एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा उसको निकालते हैं। तो चलिए अब हमारा वी वाई बराबर क्या होता है, वी वाई बराबर होता है V0 वाई, थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ इसको, V0 वाई और ए वाई टी हो गया। अब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर वी वाई ठीक है, तो इसको 0 कर देता हूँ। तो 0 कर देता हूँ तो इसको कहूँगा क्या, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। यहाँ पर क्या आ गया, जी, और यहाँ पर टी आ गया। यानी यहाँ पर हमारा निकला वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू जी टी। अब हमको टी निकालना होगा, टी, तो वी नॉट साइन थीटा बटा जी। ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम रिक्वायर चाहिए, वो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, इसको क्या लिख दें, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट करने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फिर से देखो क्या है ना, वी वाई बराबर हम जानते हैं वी नॉट वाई ए वाई टी। तो वी वाई मैक्सिमम हाइट जब अटेम्प्ट करेगा तो वी वाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ ए वाई का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ 0 है तो वी नॉट साइन थीटा और जी टी को उधर लेके चला गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया, साइड में कर दिया, और इस तरह टी का वैल्यू निकल गया। अब एक बात है, टाइम ऑफ मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो देखो ये वाला पाथ
और ये वाला पाथ सिमेट्रिकल है। तो जितना मैक्सिमम हाइट को जाने में लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा। तो इसको डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो जाएगा। लेकिन हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये TM लिख दिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम हाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यदि पूछा जाए, हम निकालेंगे दूसरे ढंग से, लेकिन यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं। यदि हमको फार्मूला याद करना हो, चाहे फार्मूला पूछ रहा है एग्जाम में, तो हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। क्या कि हमारा ये जितना समय मैक्सिमम हाइट में लगा है, उतना ही टाइम ऑफ एसेंट में लगा, उतना टाइम ऑफ डिसेंट में लगा, यानी डबल टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो 2TM कर देंगे ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक ठो यहाँ भी निकाल के रखते हैं, फिर दूसरा ढंग से निकालते हैं, ये ब्रैकेट में रखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करें, 2V0 sin θ/g। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अब क्या है ना, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फार्मूला होगा, तो उसको चलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगाता हूँ, इसको मिटा दूँ। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम आपको डिस्प्लेसमेंट एलोंग y एक्सिस के लिए फार्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पर y ही लिखता हूँ पहले। तो क्या होगा, V0 ut ना, तो V0 t, और उसके बाद होगा हाफ g/t², ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मालूम है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये वैल्यू बैठा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर h max लिख देता हूँ, और V0 को V0 sin θ लिख देता हूँ, और t हमारे पास है, तो t को क्या लिखूँगा, V0 sin θ/g कर दिया, हाफ g रख दिया, और t² के जगह पर क्या लिखूँगा, V0 sin θ², यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, बटा g² भी कर दिया। अब g कट गया, ये कोई पावर कट गया इससे। अब क्या आता है, अब हमारा h max का फार्मूला क्या आता है उसको देखते हैं। यहाँ पर V0 तो V0² हो गया, sin² θ हो गया, sin² θ हो गया, और कुछ है बटा g हो गया। यहाँ 1/2 ये अलग रखते हैं। यहाँ पर भी V0², देखिए यहाँ पर V0 sin² θ/g, यहाँ पर V0 sin² θ/g आ गया, sin² θ/g आ गया। लेकिन देखिए क्या है ना, यहाँ फुल है, इसको पूरा मानिए तो इसको आधा मानिए, तो पूरा में से आधा घटेगा तो इतना ही ना, इसका आधा ना, यही वाला ना बचेगा। अब कोई है x, अब -x/2, तो क्या बचेगा, एक में आधा, पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा ना बचेगा, यही वाला बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। यहाँ पूरा है और उसका आधा है, तो यही वाला बचेगा, लेकिन पॉजिटिव लिखेंगे। डायरेक्ट उतना गुना भागा करना क्या जरूर है, इसको x मान लेंगे और इसको x का आधा मान लेंगे। तो x में से आधा x घटाएंगे तो आधा x बचेगा, यानी यही बचेगा हमारा V0² sin² θ, ये V0² sin² θ/g। ये आपको हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए आपका फार्मूला हो गया। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए क्या आप ये वाला था, और मैक्सिमम हाइट के लिए ये था। तो ट्रेजेक्ट्री के लिए निकाला, ट्रेजेक्ट्री निकाला, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाला कि मैं कितना टाइम लगेगा, और मैक्सिमम हाइट के लिए हम फार्मूला निकाल दिया। अब बचता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो भी निकाल दिया हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हो जाएगा, लेकिन फिर से निकालूंगा। अब क्या है ना, अब निकालता हूँ रेंज के लिए। रेंज क्या होता है ना, मैंने ये वाला रेंज कहलाता है, ये वाला रेंज कहलाता है। मैंने जहाँ से थ्रो किए और जहाँ पर ज़मीन को टच किया, तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच में जहाँ से फेंके हैं और जहाँ गिरा है, तो रेंज कहलाता है। तो रेंज निकालते हैं क्या होता है। मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया,
चाहे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज रेंज। तो रेंज का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लिए। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम, द डिस्टेंस लिख देते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस की तरफ गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एलॉन्ग, अरे एलॉन्ग का स्पेलिंग गलती हो गया, एलॉन्ग क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका डेफिनेशन मैं जो ने समझा उसको लिख दिया, इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, समझ में यही चीज़ होता है उसको लिख दिया अपना भाषा में। अब क्या है ना, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। उसके लिए चलिए, जब कोई पार्टिकल यहाँ से थ्रो करेंगे और वहीं पर आ जाएगा, उसी एक्सिस में आ जाएगा, तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन कितना ट्रेवल करेगा? 0। हॉरिजॉन्टल तो करेगा लेकिन वर्टिकल में क्या आएगा? 0। तो पहले वर्टिकल से हमारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकलेगा, उसको निकालते हैं। अब क्या है ना, रेंज के लिए y निकालता हूँ। y बराबर क्या होगा? तो y बराबर आपको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तब रेंज निकालेंगे। तो हम इसको रहने देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने जितने समय तक वो हवा में रहता है, जहाँ से थ्रो किए या गिरने से पहले, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो रेंज निकालने से पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। उसके लिए देखिए, इन टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, इन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा? इन टाइम ऑफ फ्लाइट y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा लेंगे तो y बराबर क्या होगा? आपको फार्मूला लगाते हैं, यू वी नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? x बराबर y बराबर यू टी हाफ होता है ना, यहाँ t लिख देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा लिख देता हूँ, हाफ g लिख देता हूँ, t का स्क्वायर लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं इधर भी निकाला हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन हम यहाँ पर भी निकालता हूँ। तो इसको 0 कर दिया है, ये y हमारा 0 है तो इसको बाद में 0 करूँगा। वी नॉट साइन थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 लिख दिया। अब थोड़ा इंक डाल देता हूँ ताकि इसमें दिख नहीं रहा। तो चलो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यहाँ से आया तब तक वर्टिकल डिस्टेंस उसका क्या हो गया? 0 हो गया। तो उसमें तो y 0 नहीं दिखाएगा, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आराम से निकल जाएगा। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो इसको इस इक्वेशन से लेकर आगे बढ़ते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर टी स्क्वायर थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, तो थोड़ा ये इधर मिटा देता हूँ। चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन है तो रहने देता हूँ, वहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा मेरा। तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? वी नॉट टी कॉमा ले लेता हूँ, टी को पहले कॉमा ले लिया, टी कॉमा ले लिया तो क्या हो गया? वी नॉट, टी यहाँ कॉमन लिया, यहाँ भी टी है टी स्क्वायर, तो टी कॉमन लेता हूँ तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी बचेगा, क्या कि एक टी तो मैंने बाहर ले लिया, तो एक टी लिया तो इसमें एक टी कम रहेगा, तो ये वाला स्थिति हो गया। तो दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। तो ये वाला टाइम पीरियड तो कभी 0 हो नहीं सकता, टी कैन नॉट बी 0। तो कौन 0 होगा? ये वाला 0 होगा। तो इसको लिखता हूँ वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? इसको 0 करूँगा तो हाफ जी टी करूँगा। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो
क्या करें, दोनों टर्म बराबर हो जाएगा, दोनों का माइनस यदि हमारा 0 है तो दोनों टर्म बराबर है, क्या कि इक्वल में से इक्वल चीज़, ये इसमें से ये माइनस करते हैं 0 आता है, तो ये वाला टर्म बराबर होगा, तब है ना 0 हुआ। तो हाफ GT। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, तो T बराबर क्या होगा, V0 साइन थीटा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये G नीचे आएगा। तो इस तरह से हम तो पहले भी निकाले हैं, T V0 साइन थीटा बाई G, तो उस तरह से भी निकाल सकते हो। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में जो होगा ना उसका डबल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से आप चारों तरफ से याद रखेंगे, कई ढंग से याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक तरफ से भूल जाओगे तो दूसरे तरफ से भी आपको याद रहेगा। अच्छा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिए मैक्सिमम हाइट का ला, हमको खाली सिर्फ फार्मूला यूज करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो वहीं से हम निकाल के ये काम कर लेंगे। तो चलो, ये हमारे पास फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब रेंज के लिए क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रेंज में क्या होगा, रेंज में हम देखेंगे, रेंज में हमारा बहुत आसान काम है। रेंज को R से डिनोट करते हैं, रेंज को क्या कहेंगे, R। तो R बराबर क्या होगा, इधर की तरफ डिस्टेंस, इधर की तरफ वेलोसिटी, इधर की तरफ टाइम कितना लगा। तो हम लेंगे, हमारा डिस्टेंस हो गया ओ, स्पीड क्या इधर V0 0x, ये बदलने वाला स्पीड नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, और टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, V0 0 का कहते हैं V0 साइन थीटा और टाइम पीरियड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ऊपर में भी दिया है, उसका वैल्यू बैठा दें तो रेंज हमारा हो जाएगा। अब क्या है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यू स्पीड डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डालेंगे, टाइम जितना टाइम लगा है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो हम इधर का स्पीड हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन नहीं है, तो इधर की स्पीड जो शुरू में है V0 साइन थीटा वो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ से निकाल देता हूँ, तो V0 साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या लिखूँगा, 2V0, ये वाला लिखता हूँ, 2V0 साइन थीटा, अब बटा ये G लिख दिया। तो इस तरह से मैथमेटिकल पार्ट है बहुत ज़्यादा इसमें। तो हमारा क्या हो गया, 2V0 साइन स्क्वायर थीटा, 2V0 साइन स्क्वायर थीटा बाई G हो गया। तो एक मिनट, कोई गलती तो नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ गलती हो रही थी, यहाँ V0 साइड नहीं, यहाँ पर हमारा इधर की स्पीड क्या होता है, V0 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, यहीं से मिस्टेक हो जाता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, एक फार्मूला आपके पास है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये जगह मिटाता हूँ। अब क्या है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कहते हैं साइन 2 थीटा। मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कहते हैं साइन 2 थीटा कहते हैं, 2 थीटा। तो यहाँ पर अभी हमारा 2 थीटा वाला स्थिति आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या लिख लेता हूँ, R बराबर लिख लेता हूँ V0, R0 बराबर V0 लिया, यहाँ 2 साइन थीटा, V0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ V0 का स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, V0 का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब क्या होगा, नीचे में G हो गया, तो इसको लिख सकते हैं V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा G। तो सारा चीज़ अब निकाल दिया। अब एक बात और ध्यान देना है, ये रेंज में मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो साइन थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 90 होता है, तो 2 थीटा जगह 90 हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। तो आगे इससे थोड़ा सा बढ़ जाइए, ये मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, आप लिखोगे बहुत मज़े से समझ में आती जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा कठिन इस भाग नहीं है। तो R बराबर होगा, R मैक्स कब होगा, R मैक्स कब होगा, ये साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 यानी 1 होगा।
माने वेलोसिटी आपका देने का क्षमता बराबर है जी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको हो जाएगा v² g। तो रेंज के लिए हमारा जो फार्मूला आया है उसमें कुछ गैलीलियो का एक स्टेटमेंट है। गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है, यदि उस एंगल को 45 उसमें जोड़ दें या उस एंगल को 45 से माइनस करके लिखें तो हमारा रेंज क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब हुआ जो थीटा के जगह पर 45 प्लस थीटा लिखे या थीटा के जगह पर 45 माइनस थीटा का यूज करें, माने थीटा जहाँ है ना वहाँ पर ए यूज करें या इसको यूज करें तो रेंज क्या होगा, सेम होगा। और आप ये गैलीलियो के हिसाब से गैली अब स्पेलिंग उतना तो याद नहीं है, गैलीलियो अब लिख दिया का स्टेटमेंट के अनुसार ये है, आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। यदि थीटा को हम 45 प्लस थीटा लिख दें, माने थीटा को हम अल्फ़ा यहाँ समझ लें, थीटा की जगह अल्फ़ा समझ लें, या तो थीटा को हम अल्फ़ा के रूप में लें उसको 45 प्लस थीटा ले लें, या थीटा को जितना है ना अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा समझ लें, अल्फ़ा में से क्या घटा लें 45 माइनस थीटा कर दें उस वैल्यू को, तो हमारा रेंज बराबर होगा। और इस तरह से प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है। ये तो गैलीलियो का स्टेटमेंट था, आम करके चेक करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है ना, आपको R1 लिख देता हूँ, v0² साइन 2 थीटा बाई जी। यदि आप R2 में क्या लिख सकते हो, v0² साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो आपका इसका भी वैल्यू वही आता है। तो कहने का मतलब हुआ जो 2 थीटा ले या और 180 माइनस 2 थीटा ले तो रेंज बराबर होगा। यानी यहाँ थीटा लें या 90 माइनस थीटा लें तो हमारा रेंज क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक दो गो यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो लें जिसको मिलने से 90 होता है, तो दोनों के लिए रेंज क्या होगा, बराबर हो गया। कहने का मतलब एक थीटा एक ले लिया, थीटा मैंने एक लिया अल्फ़ा एंगल ले लिया जिसको मैं ले लेता हूँ 75 डिग्री, एक लेता हूँ बीटा 15 डिग्री, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। तो कहने का मतलब हुआ ये 15 डिग्री से फेंकेंगे तो वही आएगा, और यदि मैं ये 75 डिग्री से फेंकूँगा तो रेंज क्या होगा, सेम होगा। इसको आप यदि मान लेते एक ठो अल्फ़ा 45 हो गया तो बीटा भी क्या होगा, 45 होगा, तो अल्फ़ा बीटा तो वो तो सेम हो गया, तो दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं इसको 30 ले लूँ, अल्फ़ा को 60 ले लूँ, अब बीटा को 30 ले लूँ, तो दोनों के लिए रेंज बराबर होगा। अब इसको देख लेते हैं, एक ठो चेक करके दिखा देता हूँ। अब है एक ठो चेक करके दिखा देता हूँ। अब क्या है ना, आपके पास है रेंज बराबर, अब अल्फ़ा को 60 लेता हूँ तो v0² साइन 60 दूना 120 साइन 120 लिया बटा जी लिया। R बराबर क्या है, R1 लिख लेता हूँ, v², देखिए साइन 2 थीटा 120 है ना, तो साइन इसको 60 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे तो भी 120 होगा, तो ये हो जाएगा। अब जी हो गया। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगा, दूसरा 30 लेता हूँ, तो R2 लेता हूँ v0² साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 बटा जी, तो ये भी तो वही हो गया, ये भी तो साइन 60 हो गया, तो R1 R2 बराबर हो गया। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे जिसके लिए क्या होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो दोनों के लिए रेंज बराबर होगा। अब इस तरह से अगला जो एनसीईआरटी में जितनी चीज़ बातें दी हुई थी मैं आपको बता दिया। अब यदि एडवांस लेवल पर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो चाहे किसी हाइट से थ्रो करना चाहते हैं, तो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ जितना चीज़ था तो क्या क्या चीज़ बताया उसको देख लीजिए। पहले बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में कितना टाइम लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट में उसी समय बता दिया कितना लगता है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या एक्सप्रेशन है,
और रेंज के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या इक्वेशन है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या एक्सप्रेशन है। तो इस चारों फार्मूला को बढ़िया से अभ्यास कर लीजिएगा, और इससे न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है। और IIT जी में तो बहुत ही हमेशा ये फिक्स है, 3-4 टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें है आपको सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, यही उसकी जान है। तो इसको आप बढ़िया से करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।